नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरिंदर सिंह। मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रीवियस ईयर 2022 के बायोलॉजी की जेट के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। आइए दोस्तों, इनको अपन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपके सामने इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रजाति शब्द किसने गढ़ा या प्रजाति शब्द किसने दिया है, तो वो वैज्ञानिक है यहाँ पर जॉन है, जिसने जाति या प्रजाति शब्द के बारे में सबसे पहले क्या किया था बताया। अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को हम क्या मानते हैं? विज्ञान का जनक मानते हैं। विज्ञान का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं दोस्तों। या हम इसे जूलॉजी का, इसे हम जूलॉजी का क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। पॉल लिनियस ने अलग अलग पद्धति दी थी, वर्गीय की टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था, द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। तो लिनियस ने अपनी अपनी भूमिका दी है। इसके साथ साथ हमने बात करें तो चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन भी जैसे इसने एक सबसे मुख्य अवधारणा दी थी जिसका नाम है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के बारे में बताया था। सबसे पहले किसने बताया था? बताया था चार्ल्स डार्विन। इसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो जीवों के प्रति इसने एक अवधारणा सिद्धांत देखा प्राकृतिक गुण इसके बारे में। लेकिन यहाँ प्रजाति शब्द से जो रिलेटेड आंसर रहने वाला है, प्रजाति या जो जाति शब्द जो दिया है सबसे पहले किसने दिया है? जॉन रे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द्विबीजपत्री करने में समनी मंडल कैसे होते हैं? आपसे कंडीशन पूछ रहे हैं द्विबीजपत्री करने की समन मंडल की। समन मंडल का मतलब है यहाँ पर आपको जाइलम एंड फ्लोएम की संख्या दी या जाइलम या फ्लोएम के जो लगने का जो क्रम है उस कंडीशन को आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जाइलम फ्लोएम जो होते हैं खुले प्रकार के होते हैं, थोड़े कंजेक्टेड होते हैं यानी संयुक्त होते हैं, एंडार्च टाइप की पाइदल। दोस्तों इसका जो आंसर लेने वाला है वो ऑप्शन ए लेने वाला है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ए, खुले संयुक्त और एंडार्च टाइप की इसमें समन मंडल पाइदल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोशिका का केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन आपका कोशिका से उदाहरण दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी भी जानते होंगे। कोशिका में केंद्र की जो खोज की है वो की है रॉबर्ट ब्राउन ने। इसने की है दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका जो करेक्ट आंसर लेने वाला है दोस्तों कौन सा लेने वाला है? रॉबर्ट। रुडोल्फ फिट्ज ने बताया था कि जो भी नई कोशिका होती है उसका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। रॉबर्ट को आप जानते हैं कोशिका की, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसका केंद्र की क्या की थी? खोज की। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में यूकेरियोटिक 40S राइबोसोम भी होता है, यानी आपको यहाँ पूछा जा रहा है राइबोसोम की कंडीशन। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जीवों में एंड यूकेरियोटिक जीवों में अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इसमें 17S राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 80S राइबोसोम पाए, इसमें 80S राइबोसोम मिलते हैं, इसमें 17S राइबोसोम पाए जाते हैं। ध्यान दें इसमें 80S जो है 80 राइबोसोम की दो इकाइयां हैं, एक तो है 60S और एक है 40S। एक तो है 60S दूसरी है 40S। इस 40S आपको इकाई पूछी गई है, 40S की सबसे छोटी इकाई है तो 18S आ रहा है। तो ये 40S की क्या हो जाएगी यहाँ पर इकाई। चलिए 17S में भी जैसे बात करें तो इसमें दो इकाइयां होती हैं, कौन से बताइए? एक तो होती है 50S और एक है 30S। और 30S में अगर सबसे छोटी ऑप्शन पूछे तो 16S। तो हमसे यहाँ पर इसका पूछा गया है कि यूकेरियोटिक में 40S राइबोसोम में होता है तो 18S आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 18S आ रहा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एपोमिक्सिस किस प्रकार का गठन को संदर्भित करता है? तो एपोमिक्सिस जो है बीज को यहाँ पर संदर्भित कर रहा है। एपोमिक्सिस किसको प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पर बीज को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दे रहा है भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना गया है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में पारिस्थितिकी का जो जनक आपसे पूछा गया है तो कौन है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर इकोसिस्टम के जो जनक माने गए हैं वो भारतीय वो माने गए हैं कौन? रामदेव मिश्रा। इसको माना गया है दोस्तों यहाँ पर रामदेव मिश्रा को यहाँ पर बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नोटोकॉर्ड गेस्ट्रा की किस परत से विकसित होती है? नोटोकॉर्ड यानी यहाँ पर आपसे बात की जा रही है पृष्ठतंतु की। पृष्ठतंतु जो बनता है शरीर के अंदर नोटोकॉर्ड जो बनते हैं
इसकी बात की जा रही है। तो नोटोकॉर्ड अगर बात करें तो किससे उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर ध्यान के यष्ट अवस्था में 3 परतें उत्पन्न होती है। कौन कौन सी ध्रुवीय परतें, एक तो एक्टोडर्म, एक होती है मेसोडर्म, एक होती है एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है तीनों जन्म परतों के बारे में पूछा गया है, तो 3 है ध्रुवीय जन्म परतें जो होती है वो कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, दूसरी होती है मेसोडर्म और तीसरी होती है एंडोडर्म। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि नोटोकॉर्ड जो होती है यानी पृष्ठ रज्जु जो होती है, पृष्ठ रज्जु वो किससे उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा किससे, मेसोडर्म से। यहाँ पर कौन उत्पन्न होता है, नोटोकॉर्ड उत्पन्न होती है। और नोटोकॉर्ड ही हम जैसे जीवों में कहने का स्तनधारी नहीं करता, बाद में इससे बदल जाता है कशेरुकी तंड के अंदर बदल जाता है। ठीक है, ये भ्रूणीय अवस्था में मिलता है, इस अवस्था में मिलता है, भ्रूणीय अवस्था में पृष्ठ रज्जु मिलता है, नोटोकॉर्ड मिलता है, जो बाद में कशेरुकी तंड में बदल जाता है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपको दिया गया है निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोटोजोआ का उदाहरण कौन सा नहीं है। पैरामीशियम, यूग्रेना, ओबेलिया या प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर ये भी प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, ये भी प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओबेलिया। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ओबेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि यहाँ पर ट्राइकोडर्मा है, और ट्राइकोडर्मा को दोस्तों आपको जानना है। ट्राइकोडर्मा को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से हम इसको मित्र फफूंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मित्र फफूंद। तो आपसे बताया गया है कि यहाँ पर मित्र फफूंद जो होते हैं, जो पहले क्या करते हैं, हानिकारक अंकों से दोस्ती करते हैं, उनका धीरे धीरे उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मित्र फफूंद है तो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ से कवक से रिलेटेड है जाना था। इसलिए दोस्तों ट्राइकोडर्मा जो है वो किससे रिलेटेड है, कवक से रिलेटेड। एक प्रकार का ये कैसा है, लाभदायक कवक है। ठीक है, एक जैविक कवक है। आगे बढ़ते हैं, जिसका यूज ध्यान रखना है, हानिकारक कवक किया जाता है मारने में इसका यूज। क्वेश्चन नंबर 10। भोजन में नियोसिन की अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा लक्षण उत्पन्न हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर बॉडी के अंदर नियोसिन की कमी हो जाती है तो यहाँ पर कौन सा लक्षण उत्पन्न हो जाता है, पहला मस्तिष्क या रक्तस्राव या रिकेट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा उत्पन्न होगा वो होगा पहला ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका आंसर तो रहने वाला है नियोसिन की कमी से होने वाला रोग, वो कौन सा है, पहला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसे इसमें बताया गया है एबीओ प्रणाली में रक्त समूह O की विशेषता बतानी है। रक्त समूह की क्या विशेषता हो सकती है, तो एक बार हम देखते हैं। जैसे अगर बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो ए के ऊपर मैंने आपको पहले बताया था कि बाहर की तरफ ये क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। और ये मान लेते हैं आरबीसी की, ये आरबीसी पे एंटीजन कौन से पाए जाते हैं, ए। और इसके जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में हमेशा इसके विपरीत कौन मिलती है, एंटीबॉडी मिलती है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या मिलेगी आपको, बी। तो यहाँ पर ये तो हो गया एक ही बात। अगर प्लाज्मा में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आरबीसी की सतह पर अगर एंटीजन अगर कौन है, बी है, तो बताओ उसके प्लाज्मा में एंटी बॉडी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित है, एंटीबॉडी अनुपस्थित है, क्योंकि दोनों के दोनों इसी की सतह पर पाई जाती है। लेकिन आपसे बोला गया है यहाँ पर ओ की विशेषता बतानी है, तो ओ के ऊपर ध्यान रखना है। ओ के ऊपर तो एंटीजन ए और बी दोनों ही क्या होगी, अनुपस्थित, क्योंकि इसके ऊपर ना तो एंटीजन ए होता है ना एंटीजन बी होती है। तो इसका दोस्तों जो आंसर रहने वाला है एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही इसके ऊपर क्या होगी, अनुपस्थित होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अनुपर्णी पत्तियां पाई जाती है, अनुपर्णी पत्तियां पाई जाती है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेपेसिकल में। तो पेपेसिकल की जो पत्तियां होती हैं उसमें अनुपर्णी होती है। अनुपर्णी क्या होती है दोस्तों, ये पत्ती, और पत्ती में एक्स्ट्रा यहाँ से पत्तियां निकलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अनुपर्ण
अनुपर्णीय कंडीशन जो देखने को मिलेगी ये पेपेसिटी के प्लांटों में ही देखने को मिलती है। आगे बढ़ता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 परिणाम में दर्दों की अर्धचंद्राकार पट्टियां पाई जाती है। परिणाम में दर्दों की अर्धचंद्राकार जो पट्टियां हैं वो पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है परिणाम में अर्धचंद्राकार पट्टियां जो पाई जाती है वो केवल किस में पाई जाती है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं ये पाई जाती है द्विबीजपत्री तने के भाई इसके अंदर पाई जाती है दोस्तों द्विबीजपत्री सॉरी तने के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है सबसे अधिक जीन किसमें पाई जाती है। सबसे अधिक जो जीन पाई जाते हैं दोस्तों वो पाई जाते हैं क्रोमोसोम फर्स्ट के अंदर पाई जाते हैं। सबसे ज्यादा जो जीन पाए जाते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम फर्स्ट के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि निम्न में से कौन सा कवक खाने योग्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा कवक यहाँ पर खाने योग्य नहीं। तो मोरेल्स है, एडिक्स है, कवल्स है, एस्टिलगर है। देखो ये तीनों ही खाए जा सकते हैं लेकिन एस्टिलगर को खाया नहीं जा सकता। ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर तो पूछेगा उसमें वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्च के एक अणु के उत्पादन के लिए कितनी बार शीतल चक्र को चलना होगा। तो यहाँ पर जानना स्टार्च यानी देने का स्टार्च का एक अणु शीतल जो चक्र है वो कितनी बार चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलता है 6 बार। कितनी बार चलता है दोस्तों 6 बार। तो 6 बार तक चलेगा तो स्टार्च का नहीं पर एक बनेगा। ठीक है दोस्तों इतना अणु बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी में एक से ज्यादा पीसीआर मिलकर घटना को प्रभावित करते हैं। वापस बोल रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन को निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी में एक से ज्यादा पीसीआर मिलकर घटना को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर बीजों कलिकाओं को प्रसक्ति को या शिकाकर प्रधानता को उत्पन्न करते हैं और वोल्टिंग को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर वोल्टिंग रहने वाला है दोस्तों वोल्टिंग यहाँ पर रहने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आंसर रहने वाला है वोल्टिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसी ये दोनों ही रेस्पिरेशन या सांसों से रिलेटेड इसको बोलते हैं टीसी के बीच में जो अंतर बता रहा है। यानी आपसे कहा जा रहा है ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो आजकल सबसे प्रोसेस से बनते हैं वो पाइरुवेट के और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये दो पाइरुवेट के जो है वो यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की ध्यान रखना है मैट्रिक्स क्या करता है प्रवेश करता है। मैट्रिक्स में क्या करेगा प्रवेश करेगा और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से एक चक्कर चलता है जिसका नाम है टीसीएच। क्या करता है जिसे यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं क्या बनने वाले हैं अणु बनने वाले हैं। ये बोल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस और टीसी के मध्य एक अभिक्रिया चलती है जिसका नाम यहाँ पर है आपको देखना है एसिटाइल कोएंजाइम। इसका नाम है एसिटाइल कोए एंजाइम। यहाँ पर एक प्रोसेस रहने वाली है जिससे नीचे चलने वाली है एसिटाइल कोए। यहाँ पर ये टीसीएच और इस ग्लाइकोलाइसिस इन दोनों के बीच की जो घटना है उसको आपसे पूछा जा रहा है तो वो कौन सी है एसिटाइल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इसके साथ साथ बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक ही युग्मक में होते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है एक युग्मक में जीव का केवल एक है दोस्तों। जीव का केवल कितना एलिमेंट होता है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक युग्मक में ध्यान रखें कितना केवल एक एलिमेंट को देखने को मिलेगा। ठीक है जैसे इस जोड़े को हम कह सकते हैं ये सब पसंद करते हैं एलिमेंट होते हैं। हम क्या कह सकते हैं ये सब क्या है दोस्तों एलिमेंट को जोड़े करते हैं। आगे बढ़ते हैं मधुमक्खी के छत्ते में वर्कर बी यहाँ ये बी सब मधुमक्खी में लिखा गया है बी ये अनेक बी आएगा ये यहाँ पर सब कौन सा आएगा वर्कर बी का मतलब है यहाँ से आपसे श्रमिक मधुमक्खी के बारे में पूछा जा रहा है। श्रमिक मधुमक्खी के बारे में पूछा जा रहा है। तो श्रमिक जो मधुमक्खी होती है वो हमेशा ध्यान रखना बांध मादा होती है।
कैसी मादा होती है? 5 मादा होती है। ठीक है। और सर्विक का निर्माण रहता है, इनको आपको पता है कम रोयल जेली खिलाने से इनका क्या होता है? विकास होता है। और ये निषेचित अंडों से ही बनती है, लेकिन बस फर्क इतना है कि रानी मधुमक्खी का विकास तो कैसे हो जाता है दोस्तों? कि रोयल जेली खिलाने से हो जाएगा, लेकिन इनका जो विकास है वो कम रोयल जेली खिलाने से इनका विकास हो जाता है। और ये कभी भी जनन नहीं कर सकती है, ये 5 होते हैं इसमें। ठीक है। ये कभी भी शिशु को जन्म, ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्तनधारियों में 12 द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स और 12 द्वितीय oocyte द्वारा कितने शुक्राणु अंडाणुओं का निर्माण होता है? तो यहाँ पर देखो एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस। एक प्रोसेस चलती है जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर क्या रखना है? एक स्पर्मेटोसाइट से सेल होती है, उससे पहले 2 सेल बनेगी, एक उसी का आकार में बड़ी और इसे हम कहते हैं प्राइमरी या मार्केट। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। और इस स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी तो ये दोनों के दोनों हाइब्रिड होती है। इसमें कौन सा वजन होता है? पांचवें वजन होता है। फिर इन दो से फिर 4 बनेगी, फिर बनेगी 4 बनेगी। और ये 4 की 4 की आगे फ्यूचर में जाता है तो इसका निर्माण हो जाएगा, शुक्राणु बन जाएगा। तो यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनियस से 4 क्या बनी है? स्पर्मेटोसाइट्स, यानी कि शीट बनी है। स्पर्मेटेट बनी है। ये है स्पर्मेटोगोनियस सेल है। और स्पर्मेटोगोनियस स्पर्मेटेट बने हैं 4, लेकिन हमसे क्या है? यहाँ से क्या करना है? 12 द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स पूछा, 12 द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स। ये है यहाँ पर 12, ये हो गई द्वितीय स्पर्मेटोसाइट। तो दोस्तों आप देख लीजिए, तो ध्यान रखना स्पर्मेटोसाइट्स कितनी है? 2। यहाँ पर कितने हैं? 12। तो आपको क्या करना है? 12 करना है। ध्यान रखना है आपको कितनी देगी? 24। इसका आंसर देखो 24 शुक्राणु कहाँ है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर। लेकिन ये पूछा गया है किसके बारे में? यहाँ पर पूछा गया है 12 द्वितीय oocyte के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर जो oocyte है वो जेनेसिस की प्रोसेस है। वो जेनेसिस की प्रोसेस में भी क्या होता है? इसमें भी पहले इसमें देखें ध्यान रखना, एक कोशिका आकार में बड़ी, एक क्या हो जाती है? छोटी रह जाती है। फिर यहाँ पर एक कोशिका आकार में बड़ी, छोटी रह जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्राथमिक, क्या है? oocyte। और ये है द्वितीय oocyte। आपसे क्या पूछा गया है कि ये द्वितीय जो oocyte है कितने अंडाणु बने? तो आप देख लीजिए कितने अंडाणु बन रहे हैं? एक ही बन रहा है। तो यहाँ पर 12 है, 12 से कितना बनेंगे? 12 बनेंगे। 12 गुणा 1 करते हैं, 12 गुणा 1 करके कितने बनेंगे? 500 में जिसमें 24 शुक्राणु 12 अंडाणु है। तो ये आंसर सब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 सबको क्या रहा है? टैक्सोनॉमिक ऑर्डर का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमिक ऑर्डर का जो सही क्रम यहाँ पर बताया गया है तो है सबसे पहले जाति, और जाति से क्या बनता है? जीनस, वंश, वंश से बनता है कुल से क्रम के है। आंसर नंबर 3 आपका ये नंबर करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सही क्रम बताना है। तो सही क्रम में सबसे पहले कौन आता है? जाति आती है, फिर आता है जीनस, जीनस के बाद में आता है क्रम, टिकल के बाद। आगे बढ़ता है दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थसूत्री विभाजन की सिनेप्सिस है। अर्थसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस किसके द्वारा होता है? तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस जो प्रोसेस होती है, सिनेप्सिस का मतलब है जीन बनने की जो प्रोसेस है। और सिनेप्सिस ये दोनों की दोनों जो प्रोसेस है तो कौन से अवस्था में होते हैं? यहाँ पर पैकाइटिन अवस्था में होते हैं दोस्तों। कौन से अवस्था में होते हैं? पैकाइटिन अवस्था में। यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या रहेगा? पैकाइटिन अवस्था। कौन सी अवस्था है कि दोस्तों? पैकाइटिन अवस्था। लेकिन यहाँ पर सिनेप्सिस पूछा। अच्छा 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 अच्छा, दोस्तों थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर मैं जी विनिमय जी, अगर विनिमय के बारे में पूछा और सिर्फ और के बारे में पूछे
क्रॉसिंग ओवर के बारे में, तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में आंसर आ जाएगा पेकाइटिस। लेकिन यहाँ पर उसको पूछा गया है किसके बारे में, सिनेप्सिस के बारे में पूछा गया है। तो सिनेप्सिस की जो प्रोसेस है ना, तो ध्यान रखना चाहिए में ज्यादा करते हैं, ठीक है। सिनेप्सिस जो प्रोसेस है वो कहाँ देखने को मिलेगी, इसमें जाएगा। ये सारी की सारी ध्यान रखना, अर्धसूत्रीय विभाजन क्या है, फर्स्ट की अवस्था है अर्धसूत्रीय विभाजन में प्रोफेज की सबसे प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था, अर्धसूत्रीय विभाजन की सबसे लंबी जो अवस्था है जिसका नाम है प्रोफेज फर्स्ट, उसमें ये अवस्थाएं चलती है कौन सी, इलेक्ट्रोटीन, पेकाइटिस, जाइगोटीन और डिप्लोटीन। जिसमें आपसे पूछा गया है सिनेप्सिस जो प्रोसेस है, सिनेप्सिस प्रोसेस सबसे चलती है जाइगोटीन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक रूप से एबीए के समान है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि एबीए के समान होता है, वो है डोर्मिन। आंसर इसका क्या आएगा, करेक्ट डोर्मिन। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, डोर्मिन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फाइलम के जल को, ये शरीर है दोस्तों, यहाँ पर ये है शरीर में गुफा होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कोई फिर हमें गुआ नहीं होती, सिलेक्टेड भी नहीं होती, पेटर्न बनती बनी होती, या एनिफिला और तो बड़ा इस संकेत में होते हैं मोलस्का। इनके जीवों के अंदर ध्यान रखना, आपको क्या देखने को मिलेगी, गुफा देखने को मिलती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि जल में सूक्ष्म जीवों के साथ पूर्व उपचार करने की प्रक्रिया जो झूठ में फाइबर बंडों के केंद्र, फाइबर बंडों के केंद्र तने से अलग होती है, अलग करती है एवं लकड़ी की ऊतक में ऊतकों को ढीला करती है, कहलाती है। तो उसे हम दोस्तों कहते हैं रेडी। क्या कहते हैं दोस्तों, रेडी। एक बार क्वेश्चन वापस देखते हैं। जल में सूक्ष्म जीवों के साथ पूर्व उपचार करने की प्रक्रिया है जो झूठ में फाइबर बंडों को केंद्रीय तने से अलग करती है और लकड़ी के ऊतक से ऊतकों को ढीला करती है, उसे हम कहते हैं रेडी। क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या देगा, सब श्रम का करेक्ट आंसर है रेडी। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे कि चने की फली छेदक कीट का वैज्ञानिक नाम बहुत ही इजी है। इसका आपको स्टार्टिंग में आपसे पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक नाम से आपसे पूछा जा रहा है चने का फली छेदक कीट। कपास का फसल सबसे ज्यादा क्या करता है, नुकसान पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, हेलिकोवर्पा आर्मीसियम। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, हेलिकोवर्पा आर्मीसियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सूचित है नहीं, वो आपको बताना। मनुष्य होमो प्रजाति, होमो वंश होता है प्रजाति नहीं होती है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पैंथ्रा, पैंथ्रोलियो, पैंथ्रोबी वंश होता है प्रजाति नहीं होती। यहाँ पर बिल्ली, हेलिस के बारे में पूछा गया, तो इसका जो आंसर है करेक्ट पहले से पूछ जाते हैं बिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, बिल्ली पहले से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। स्नायु या जिसे हम लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट वो होते हैं जिसमें हड्डी से हड्डी का भाग है वो जुड़ा हुआ है। जो हड्डी से हड्डी वाला जो भाग है यहाँ पर क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। क्या कहते हैं, लिगामेंट। ये भी कौन है, ये भी है। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसमें, हड्डियों से हड्डियों का जुड़ना, इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आंसर नंबर 29 का आ जाएगा आंसर नंबर। यहाँ पर हड्डी से हड्डी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30। पीसीआर तकनीक से प्रयुक्त टेक डीएनए, कौन सा डीएनए है, टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज। ये एक गर्म झरनों में पाए जाने वाले जीवाणु, इस जीवाणु का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। इस थर्मा एक्वाटिकस जीवाणु से टेक डीएनए को इसको क्या किया गया था, अलग किया गया था। टेक डीएनए पॉलीमरेज को क्या किया गया था, अलग किया गया था।
जिसका यूज सबसे ज्यादा कौन सी तकनीक में किया जा रहा है, पीसीआर तकनीक में किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा पीसीआर तकनीक में प्रयुक्त डीएनए का एक्सपोज है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा थर्मस एक्वाटिकस। इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्मस एक्वाटिकस। इसमें थर्मोफिलिक भी आप इसे कह सकते हैं, थर्मस एक्वाटिकस से कह सकते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे। पीनियल ग्रंथि मौजूद होती है, तो हमारे मस्तिष्क की बात होती है, पीनियल ग्रंथि जो पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ये हमारे मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क के दानकता पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। पाई जाती है दोस्तों अग्र मस्तिष्क के ये पृष्ठीय भाग पर पाई जाने वाली ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि है? अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग पर पाई जाने वाली ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, पोएसी में पाए जाने वाला एक फल कौन सा? पोएसी में पाए जाने वाला फल यहाँ पर कैरेक्सिस आपका रहने वाला है। पोएसी फ्रूट का जो फल होते हैं तो हम कैरेक्सिस कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या रहेगा? अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों 33, ट्राइकोग्रामा प्रजाति किस परजीवी, ट्राइकोग्रामा परजीवी या ट्राइकोग्रामा प्रजाति किस पर परजीवी है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर देने वाला है वो ट्राइकोग्रामा प्रजाति वो हमेशा अंडे परजीवी की तरह है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों कौन सा आएगा? आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। 34 आपसे कह रहा है निम्न से किस में कोशिका विकसित सेलुलोज की नहीं बनी? तो ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि टेरिडोफाइटा ये रनआउट भी ये सब के सब इसकी बनी, ये सब के सब प्लांट है और इन सभी प्लांटों के अंदर बनी सेलुलोज बनी होती है। लेकिन यहाँ नहीं पूछा है आपसे, इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि बहुत इसकी बनी फाइटिंग की बनी आगे अगला 35, पुष्प की डंठल को क्या कहते हैं? एक डंठलनुमा संरचना निकलती है, पुष्प के अंदर एक डंठलनुमा संरचना निकलती है जिसे हम बंध कहते हैं। उसे हमेशा क्या कहते हैं? डंठलनुमा संरचना को हमेशा क्या कहा जाता है? यहाँ पर डंठलनुमा संरचना इसके बारे में पुष्प के डंठल को हम क्या कहते हैं? पुष्प के डंठल है, पुष्प के डंठल को हम क्या कहेंगे? इससे सारा का सारा पुष्प आता है इन पुष्प के भागों तक पहुंचता है। क्वेश्चन 36 आपसे कह रहा है अधिकांश पौधों में शर्करा किस रूप में स्थानांतरित होती है? तो आपसे यहाँ से पूछा है शर्करा जो है सुक्रोज के रूप में क्या रहेगी? स्थानांतरित होती है। किसके रूप में स्थानांतरित होती है दोस्तों? सुक्रोज के रूप में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। यह पादप हार्मोन या वह पादप हार्मोन जो शीर्ष, इसको सही करना दोस्तों, यहाँ पर आएगा शीर्ष वर्धुका को क्या करता है? उत्पन्न करता है। इसको करता है शीर्ष वर्धुका को क्या करता है? नियमित करता है। ये शीर्ष भागों में वृद्धि करवाता है। क्या कहते हैं? वो कौन सा भाग, कौन सा हार्मोन? इसका नाम है ऑक्सीन हार्मोन। तो यहाँ पर ऑक्सीन जो हार्मोन है दोस्तों वो प्लांट के शीर्ष भागों को क्या करता है? वृद्धि करवाता है। जिबरेलिन इसलिए हेल्प करता है वृद्धि कराने में। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। राइबोसोम का क्या है? ये वृद्धि रोधक हार्मोन है जो वृद्धि करता है, रोकता है। इसके बाद में चलता है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से जड़ों के किस भाग को मूलरोम भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से जड़ों के किस भाग को मूलरोम भी कहा जाता है? यहाँ किस भाग को कहा जाता है? जिस भाग को मूलरोम पाए जाते हैं वो भाग कौन सा होता है? ऐसा परिपक्व क्षेत्र। किस भाग को क्या कहते हैं? मूलरोम पाए जाते हैं इस भाग को कहते हैं परिपक्व क्षेत्र। जैसे ये जड़ का एक है, इसके आगे टॉपिक संरचना होती है, इसे हम कहते हैं मूलरोम। और यहाँ पर एक समय पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टेम, इसे हम विजुअल क्षेत्र कहते हैं। विजुअल और यहाँ से यहाँ तक का ये क्षेत्र कहलाएगा एलोंगेशन क्षेत्र। ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र है ये प्लांट की लंबाई में हमेशा क्या कराएंगे? लंबाई में वृद्धि करवाते हैं।
लंबाई में क्या कराते हैं, बढ़ती कराते हैं। और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो भाग दिख रहा है इससे क्या करते हैं, परिपक्व क्षेत्र। और इस परिपक्व क्षेत्र को क्या देते हैं, तो आपसे दोस्तों क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जड़ों के इस भाग को मोनोलोम भाग भी कहा जाता है, इस भाग को कहा जाता है परिपक्व क्षेत्र को कहा जाता है। तो उसी प्रकार परिपक्व क्षेत्र होगा, इसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में कि मधुमक्खियों में नर मधुमक्खी का जन्म किससे होता है। तो आपको पता है, मैंने अभी कहा है कि कॉन्सों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 32। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 32। इससे कौन बनता है, इससे रानी बनती है, इससे कौन बनता है, श्रमिक बनता है। लेकिन यहाँ पर एडल्ट जो क्रोमोसोम होता है उससे केवल केवल कौन बनता है, नर बनता है। अब यहाँ पे देखो रानी दो तरीके से क्या कर सकते हैं, बच्चों को जन्म दे सकते हैं। एक तो क्या दे सकते हैं, किससे, निषेचित अंडों से। निषेचित अंडे के लिए इसको क्या चाहिए, रानी को नर का अंड चाहिए, नर का शुक्र चाहिए और मादा का क्या चाहिए, अंड चाहिए। ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक अंडे के ऊपर करेंगे जिससे एक नया जीव बनेगा। अब ध्यान रखना, ये जो जीव है यहाँ पर ये रानी भी हो सकती है या श्रमिक भी हो सकता है। बस फर्क ये है इसको लार्वावस्था में, इसमें जो लार्वावस्था पाई जाती है उस लार्वावस्था में किसी प्रकार की इफेक्ट नहीं जाती है, हिंदी जिस तरह है। तो आपसे पूछा हुआ क्या है, किसी से पूछा कि यहाँ पर नर मधुमक्खी का जो विकास होगा वो किससे होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, नर मधुमक्खी का जो विकास होता है वो अनिषेचित अंडों से होगा। यहाँ पर तो निषेचित होने से क्या बनती है, रानी और श्रमिक दोनों बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मधुमक्खी क्या कर सकती है, बिना निषेचन किसको उत्पन्न कर सकती है, नर को उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो अंडा है कैसा है, अनिषेचित। इसको निषेचन की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिषेचित। दूसरा नंबर चलते हैं आगे 40 में। यहाँ पर पूछा गया है इरेथ्रोब्लास्टोफिटोलिसिस, इससे ये कितना के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखो इरेथ्रोब्लास्टोफिटोलिसिस एक प्रकार का ये रोग है जिसे हम रिसस रोग भी कहते हैं। इसको हम कौन सा रोग कहते हैं, रिसस रोग के नाम से भी जानते हैं। देखो इसमें होता क्या है, तो फीमेल का गर्भ होता है, उस फीमेल के गर्भ के अंदर जो भ्रूण होता है, अगर वो भ्रूण RH पॉजिटिव, अगर भ्रूण कैसा है, RH पॉजिटिव है, और माता का ब्लड ग्रुप है वो कैसा होता है, RH नेगेटिव। कैसा होता है दोस्तों, RH नेगेटिव होता है। तो पहली बारी में तो संतान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों इसमें है सेकंड संतान के ऊपर ध्यान रखना, इसमें क्या मिलता है, फर्क देखने को मिलता है। क्योंकि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव से एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इरेथ्रोब्लास्टोफिटोलिसिस। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने 2022 के 40 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। 2000